कैसे हैं आप लोग? बोलिए कैसे हैं? ठीक है, एकदम शानदार। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह एक शानदार सा चैप्टर वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को अगर कहा जाए कॉम्पिटिटिव पर्पज से, चाहे आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उस पर्पज से भी, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग तो पूछिए मत, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। बहुत आसानी से समझ भी आता है। एक्चुअल में कुछ बच्चे इसे बहुत टफ मानते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का अब तक का, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। वजह, इसमें शानदार शानदार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप उन लॉजिक पे पकड़ बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करोगे आप, रटने का नहीं, सीखने का। कंसेप्ट अगर सीखने का प्रयास करोगे आप, तो आप इस चैप्टर के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये चैप्टर फिर आपके साथ खेलेगा, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। और आप लगातार अगर क्लास में बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से चैप्टर बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी परेशान नहीं होना है। बस देखते रहना है, कुछ बातें साथ में नोट करते रहनी है, लिखते रहना है मतलब। तो शुरू किया जाए। तो आइए देखिए, चैप्टर का नाम है वैदिक रसायन। क्या चैप्टर है? वैद्युत रसायन। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें खास बात क्या देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक शब्द है बेटा पहले वैद्युत, और दूसरा है रसायन। ऐसे यहाँ पर एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री, है ना? मैंने कहा मजबूत पकड़ बनानी है, लॉजिक को समझो आप। इसमें लिखा है वैद्युत, ये शब्द कनेक्ट है रियल में वैद्युत ऊर्जा से। इसको आप लोग विद्युत भी बोल सकते हैं, यह वैद्युत ऊर्जा से कनेक्ट है। ठीक है, ये शब्द हो गया वैद्युत ऊर्जा। इसे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और दूसरा शब्द यहाँ बेटा क्या लिखा है? रसायन। रसायन मतलब केमिस्ट्री है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ रिएक्शंस होंगी, रसायन होंगे, और केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है, जिसे आप बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। रसायन के पास ऊर्जा तो होती है ना, जानते ही हो आप। रसायन खा के तो लोग चलते हैं है ना? तो रसायन के पास अपनी ऊर्जा होती है, जिसे आप नाम देते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसे आप बोल देंगे केमिकल एनर्जी। ठीक है, और केमिस्ट्री है तो इसको आप केमिकल रिएक्शंस में जोड़ सकते हैं। फिलहाल यही है चैप्टर का नाम बेसिक। अब इसमें करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे वैद्युत ऊर्जा में। यही इस चैप्टर में करना है केवल। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का बेस है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या बोले, मतलब वैद्युत रसायन एक ऐसा चैप्टर है, यह बेसिकली हम लोग बेसिकली में क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम लोग भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं। तो भौतिक रसायन का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। इसी का नाम है वैद्युत रसायन। कहा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बस यही है कहानी इसकी। ठीक, अब इसमें दो बातें हो रही हैं, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और रासायनिक ऊर्जा का इसमें, मतलब दो चीजें होने वाली हैं। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। एक टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या बोला हमने इस चैप्टर के लिए? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। यही हम लोगों का टारगेट है इस पूरे चैप्टर का। दो ही बातें होनी है, वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करना है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। एक टारगेट,
दूसरा रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करना है किसमें, हम लोगों को वैद्युत ऊर्जा में। क्या होने वाला है यहाँ पे, जब वैद्युत ऊर्जा को आप रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो जिसके अंतर्गत हम लोग एक काम करें उसी को नाम बेटा देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे इसी को हम लोग। इसी को आप हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल। एक ये हो जाएगा पहला, यानी पहला टारगेट, ठीक है। और दूसरा जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यह काम जहां पे होगा उसे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ये इसकी हिंदी भी है, या इसे बोल सकते हैं आप वोल्टेइक सेल, ठीक है, वोल्टेइक सेल। यही तो हम लोग जो है इसी में डेनियल सेल इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। खैर हम लोग जो है इसकी हिंदी भी यही है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो गैल्वेनिक सेल, ठीक, ये नो है गैल्वेनिक सेल। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है डेनियल सेल। आगे बढ़ते हैं, दो ही चीजें हैं, यानी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है वैद्युत अपघटनीय सेल के बारे में और गैल्वेनिक सेल के बारे में। यही इस चैप्टर का आधार है, बेस कह सकते हो, ठीक। तो समझ गए ना आप इस चैप्टर में क्या है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक। इसमें दो काम करना है, या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल, और रासायनिक ऊर्जा को पुनः इसमें ले जाने के लिए पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल। मतलब चैप्टर का मतलब समझ आ गया ना, गुड। अब बेटा हम लोग इसके अंतर्गत जो है कुछ इसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको सीखना अनिवार्य है। तो हम लोग चलते हैं आगे उस बेसिक टर्म्स को सीखने के लिए, ठीक है। देखिए चैप्टर आप तो डायरेक्ट शुरू कर सकते थे, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ शब्दावलियां ऐसी इस चैप्टर में हैं जो जानना जरूरी है आपको, और वह अलग से आपके परीक्षा में एग्जाम में पूछता भी है। इसलिए पहले उन शब्दों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि चैप्टर के साथ खेलें हम लोग, ना कि चैप्टर खेले आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें इसके मुख्य शब्दावलियों को डिस्कस करते हैं। तैयार है, चालक, ठीक है। जो भी आप पढ़िए साइंस में, सभी की इंग्लिश टर्म आप जरूर याद रखें। चालक मतलब कंडक्टर, ठीक। चालक जानते हो ना, चालक नाम सुना है आपने, सुना है चालक नाम? अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि जो कमेंट आपके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, चालक मतलब जो बस में टिकट काटता है या काटती है टिकट, जो भी है। हाँ भाई सही पकड़े हो आप, चालक भाई वो भी तो बस कुछ उसी के संचालन में बस चल रहा है, तो चालक हो गया। उस व्यक्ति जिस जो टिकट काटता है, जो आप सोच रहे हो, उसके संचालन में, उसी की वजह से वो उसी संचालित कर रहा है कि बस आगे चल रही है, टिकट काट रहा है, मैनेज कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे साइंस में जो आप देख रहे हो कि आपके सामने बल्ब चमक रहा है, फैन चल रहा है, तो वो कैसे स्विच ऑन करते हो, बल्ब ऑन, फैन चलना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि आपने स्विच जैसे ऑन किया तो करंट वहां से चल के बल्ब तक या फैन तक पहुंच रही है। स्विच आपने ऑफ किया, करंट क्लोज। इसका मतलब जो वायर है इसमें से वैद्युत यानी कि करंट एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रही है, तो उस वायर को, तार को आप नाम देंगे वो चालक है। मतलब वे सभी पदार्थ जिनसे होकर करंट प्रवाहित होती है उन्हें आप बोलते हैं चालक। वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह संभव होता है उसे आप नाम देते हैं चालक। याद रहेगा, जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब चमकने लगा या फैन चलने लगा, ये क्या है, करंट आएगी नहीं वहां तक, हाँ, तो ये सब चालक कहलाते हैं, ठीक है। याद रहे, लिख लीजिए, क्या लिखोगे आप, वे सभी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत का प्रवाह संभव हो उन्हें आप बोलते हैं चालक, ठीक, लिख लिया। हाँ, यानी कि विद्युत के प्रवाह को भी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, विद्युत लिख सकते हो,
विद्युत प्रवाह होता है, यही है कहानी। ठीक है, मैं तो यही। अब ये विद्युत जो चालक होते हैं, इसके पीछे दो ही वजह होती है केवल, या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण पहली बात हो सकती है, या हो सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। हेडिंग लिख सकते हो आप, चालक पदार्थ क्यों होता है, किसकी वजह से? तो ये हो सकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक, और दूसरी वजह जो पाई गई है वह है मुक्त आयनों के कारण। हम दोनों वही डिस्कस कर रहे हैं, मुक्त आयनों के कारण। दो ही वजह अब तक पाई गई, मुक्त आयनों के कारण। आप जानते हो जो खलिहर, भाई खलिहर होते हैं, खलिहर समझते हो, फ्री एकदम, कोई काम नहीं। जो खलिहर होते हैं वही जनरली इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, जिसे आप अपने शब्दों में कुछ कहते हैं। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से कुछ प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। जो फ्री है वही, जैसे आप देखते हैं हमारे धार्मिक पुराण में नारद जी हैं, किसी की बात सुनते हैं, फिर नारायण नारायण कहते दूसरे स्थान पे जाते हैं और पूरी बात हूबहू थोड़ा नमक मिर्च लगा कर बता देते हैं, ऐसा है ना। तो सूचना का प्रसार करते हैं, वो सूचना के रिस्पेक्ट में सूचना के चालक हो गए, सूचना के चालक। वैसे ही अगर कहीं इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो अपनी करंट को यहाँ दिए, यहाँ ट्रांसफर किए, आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वहां पे जल्दी इसकी वजह से ऐसा होता है, यही वजह है कि, और ये बेसिकली जो होता कहाँ पे है, इसी इलेक्ट्रॉनों का ना, इन्हें आप बोल देते हैं इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और ऐसा बेसिकली होता है धातुओं में, ठीक है। इस वजह से बेटे इनको आप नाम दे देते हैं धात्विक चालक। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। धातुओं के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। द मेटल्स के बारे में पढ़ा, धातुओं के सरफेस पे भाई थोड़ा सा जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से लूजली हैंड होते हैं, मजबूती से बंधे नहीं होते। तो धातु के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मतलब कि फ्री होते हैं वह मूव करने के लिए। तो इस वजह से इसमें करंट का कंडक्शन होता है, नाम के धात्विक चालक। आप याद करो, घर पे आपके जो वायर लगे सब धातुओं के बने हैं, मेटल्स के सब है कि नहीं? तो ये सब यही है धात्विक चालक। धात्विक चालक मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक, तो इसमें आप सभी, इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, इसमें आप सभी मेटल्स लिख सकते हो, मेटल्स जो आप जानते हैं। और ज्यादातर आपको कौन दिखता है? ज्यादातर इस एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आपको एल्युमिनियम के वायर अधिक दिखते हैं, फिर कॉपर के दिखते हैं, फिर एजिक दिखते हैं। इन्हीं तीनों के मेनली वायर बनते हैं। और ये सबसे अच्छे की बात की जाए तो चांदी सबसे अच्छा होता है, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, ऐसे। ठीक है, सिल्वर, अब याद रखना सिल्वर के वायर सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी वजह हम बताएंगे आगे जब मेटल पढ़ेंगे तब। यहाँ फिलहाल यस, सिल्वर और एल्युमिनियम के वायर थोड़ा ज्यादा बनते हैं, सस्ता है इसलिए इजीली अवेलेबल है ना। है इस टॉपिक से आगे। हाँ, एक और बच्चे कुछ पूछते हैं कि सर एल्युमिनियम की वायर ढेर सारा बनती है, उससे जंग क्यों नहीं लगता? रस्ट, जंग जानते हैं ना, जंग लड़ना नहीं, जंग लगती लोहे पे वाली, वैसे एल्युमिनियम क्यों नहीं लगता? एक्चुअल में एल्युमिनियम ऑक्सीकृत होकर के अपने ऊपर अपने ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, खुद अपनी सुरक्षा कवच बना लेता है, इसलिए इस पे जंग लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आपके घर में जो फैन लगा है उसमें कॉइलिंग किस चीज की है, पता किया होगी? आपके घर में जो फैन लगा है उस फैन कॉइलिंग किस चीज की है? जाते हैं ना जब बनवाने के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन कहता है कि एल्युमिनियम की थी, हम इसे कॉपर कर दे रहे हैं। कॉपर की कॉइलिंग जल्दी जलती नहीं है, तो बेटे जब एल्युमिनियम सीधा वायर तो अच्छा होता है, बट कॉइल के फॉर्म में जल्दी जल जाता है, इसलिए वहां पे जल्दी फैन अच्छा वही होता है जिसमें कॉपर की वायरिंग होती है। ठीक, फिलहाल हाँ ये तो सब धात्विक चालक है। इसमें बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल्स, इसमें कौन है? लगभग सभी मेटल्स, सभी धातुएं। आप एग्जाम्पल बहुत से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक में 40 नाम जानते हो, शुरू के 21 से 30 तक नाम कोई बोल सकते हो आप, ठीक है, याद बोल लीजिएगा 21 से 30 तक नाम, जो एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक।
एस ब्लॉक में एच को छोड़ सब धातुएं ही, कोई भी एग्जाम्पल बोल देना। हाँ, ये तो हो गया। और अधातुओं में एग्जाम्पल है, अधातुओं में ग्रेफाइट, अधातुओं में ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट नाम सुने नहीं? सुना है ना? पेंसिल देखा, पेंसिल, पेंसिल के अंदर, अच्छा याद आ गया, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब पढ़ेंगे ना, ग्रेफाइट में sp2 होता है हाइड्रेशन, उसका एक इलेक्ट्रॉन से मुक्त होता है, फ्री होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का है ना, वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, कार्बन की वैलेंस, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या 6 होता है, 6 तो बाहर कोस इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो ग्रेफाइट में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का फ्री होता है। इस वजह से ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ट्राई मत करना, पेंसिल को बोर्ड में खोस के टच मत करना, आनंद आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं। ऐसे दूसरे पे आते हैं। दूसरा है मुक्त आयनों के कारण, अच्छा कारक लिखा है, मुक्त आयनों के कारण, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। मुक्त आयनों के कारण, आयन फ्री हो तब क्या होगा? हाँ, आयन भी फ्री हो तो करंट को कंडक्ट करते हैं। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करना मत, बट बड़े से टब में पानी ले लिया आपने, डिस्टिल वाटर, आसूत जल, शुद्ध जल एकदम होता है, उसमें कोई आयन नहीं होता एकदम, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो वाष्पीकृत करके करते हैं, होगा आपने, तो ठीक होगा, आगे बताएंगे। तो डिस्टिल वाटर लिया आपने, आशुद्ध जल, एक तरफ आपने करंट डिप किया स्विच ऑन करके, और एक तरफ उंगली, कुछ नहीं होने वाला, करना मत डालेगी तो पता नहीं जो जल है कैसा है आपके पास ना, लेकिन डिस्टिल है तो कुछ होगा नहीं, श्योर, आई एम श्योर कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो, नमक, सॉल्ट, NaCl, तो पानी में जाते ही NaCl, Na+Cl- में टूट जाएगा, आयन फ्री हो जाएंगे, Na कहीं तैर रहा होगा, Na+ तैर रहा होगा, Cl- तैर रहा होगा। जैसे अब नमक डाल के अगर टब करंट हो, वायर डिप करोगे स्विच ऑन करके, और उंगली, आनंद आ जाएगा, हिलना शुरू कर दोगे। मतलब उसमें जो आयन फ्री है, करंट यहाँ से लेके आपके पास पहुंच जाएगी, और फिर फिल हो जाएगा आपका। ऐसा करना मत कभी, ठीक है। तो जहां पे आयन फ्री हो जाता है वहां पे ऐसा होता है, मतलब करंट का कंडक्शन होता है। और जहां पे इनको हम लोग बोलते क्या, बेसिकली इन्हीं को बोलेंगे हम बेटा, जिसमें हो जाते हैं सभी विद्युत अपघट्य, इन्हीं को आप नाम देते हैं विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जरा इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? इसमें सभी आयन, विद्युत अपघट्य का डिफिनेशन तो बोर्ड परीक्षा पूछता है, कंप्यूटर एग्जाम में पूछता है, ये सब क्या होते हैं, या मुक्त आयनों के कारण जो करंट कंडक्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं। तो अगर विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं पूछता है, क्या लिखोगे आप? हाँ, लिखिए कैसे, वे सभी पदार्थ जो जल में जाने पर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें आप विद्युत अपघट्य बोलेंगे। नहीं, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, क्या आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लिख लीजिए, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जल में आयनीकृत पदार्थ क्यों हो जाते हैं, तो दरअसल जल के पास एक पावर है, उस पावर का नाम है जल का परावैद्युतांक, इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, जल का परावैद्युतांक। ठीक, यह एक ऐसी पावर है जो दो आयनों के बीच के आकर्षण को तोड़ देती है। जैसे Na+Cl- आकर्षण से बने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, है ना। अब पानी आया, पानी के पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मारा उसी से टाक से, Na+ अलग, Cl- अलग, रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट तो अलग हो जाएंगे, इस वजह से याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, याद रखना बेटा इसको। इसी की वजह से जो है पानी में आयनिक कंपाउंड टूट जाते हैं। तो वही डेफिनेशन लिख लीजिए, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं, तो अणु टूट जाते हैं, ठीक है, अणु में टूट जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वही तो लिख सकते हो, लिख लिया, गुड। अब बेटे दो तरह के होते हैं, इसमें एग्जांपल की बात चाहते हो क्या? हाँ देख लो, जैसे नमक, NaCl, KCl, हो जाएंगे, NaOH बहुत हो जाएंगे ऐसे। कोई पदार्थ जो प्लस माइनस हो, Na+Cl-, K+Cl-, Na+OH-,
बहुत से पदार्थ हो जाएंगे, कितना भी नहीं। हाँ, अब आते हैं इसके हम टाइप्स में। बेटे यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, इसे इंग्लिश में आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लिखना। और एक होते हैं दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इंग्लिश। अभी क्या, ये तो आप याद हो गया, वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसकी बारी आ रही है, तो जाहिर सी बात है जब इनकी बात की जाएगी तो प्रबल का मतलब जो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाए वो कहलाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। देखोगे ना, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जब ऐसा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, तो यह पूर्ण रूप से नहीं, दुर्बल है तो कम होंगे, और क्या मतलब वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, साथ में विलयन में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पार्शियली, आंशिक रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, ठीक है, वो यहां आ जाएंगे। आंशिक रूप से याद रखना है, सब क्या है, आंशिक रूप यानी पार्शियली। इसमें क्या लिखा था, पूर्ण रूप से, तो इससे आप बोलेंगे दुर्बल। और जाहिर सी बात है, जब इसमें अगर आपसे पूछा दोनों में से कि कौन ज्यादा अच्छा चालक होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघट्य, जाहिर सी बात है जब ये पूर्ण रूप से आयनित हो जा रहे हैं तो इसमें आयन ज्यादा होंगे, और आयन की वजह से करंट का प्रवाह हो रहा है, तो जब आयन ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रवाह होगा, ज्यादा प्रबल होंगे, ज्यादा अच्छा कंडक्टर होंगे। इसमें आंशिक रूप से टूट रहे हैं, मतलब सभी आयन फ्री नहीं होंगे। जब सभी आयन फ्री नहीं होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे करंट का कंडक्शन कम होगा, ये दुर्बल होंगे, ठीक। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स बेटे आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इसी एग्जाम्पल की बात करेंगे हम इसमें, तो फर्स्ट ए के साल्ट सब याद करना, ठीक है, फर्स्ट ए वाले साल्ट सभी याद करना, इसमें आ जाएंगे। फर्स्ट ए समूह की धातुओं के लवण ले सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है ना, NaBr हो गया, ऐसे कोई भी जो फर्स्ट ए जानते हो, फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो परिवार है फर्स्ट ए वाला, उसको कोई भी सॉल्ट लेना, ठीक है। और एस ब्लॉक का दूसरी चीज लिख दिया हमने, एस ब्लॉक का कोई भी हाइड्रोक्साइड लेना। एस ब्लॉक में दो परिवार है, फर्स्ट ए और सेकंड ए, जैसे आपने ले लिया NaOH हाइड्रोक्साइड, चार मतलब OH वाला NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH का होल ट्वाइस हो गया, ऐसा कोई भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास, बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, ठीक है। या कोई भी मिनरल एसिड लेना, कोई भी मिनरल एसिड, ठीक है, खनिज अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में, कोई भी खनिज अम्ल लेना। खनिज अम्ल का मतलब जो प्रकृति में अम्ल पाए जाते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 H2SO4 हो गया, कोई भी उसमें ले लेना, प्रोल सब आ जाएंगे, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे। डिफिनेशन के साथ ऐसे लिखना होता है केवल, और कंप्लीट एग्जाम में पहले पूछता है आपसे कि इसमें कौन अच्छा चालक होगा, या जब पूर्ण रूप से आयनित होंगे, आयन ज्यादा इसमें होंगे और आयनों की वजह से करंट का फ्लो होता है, तो अच्छे चालक हो जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। और इसके लिए आप एस ब्लॉक पर छोड़े कोई भी सॉल्ट ले लेना दूसरे वाले परिवार,
दुर्बल वीक बेस लेना, जैसे वीक बेस NH4OH हो गया है, ठीक है। ऐसे डी ब्लॉक वाले कोई मेटल के हाइड्रोक्साइड ले लेना, बहुत से हो जाएंगे। और जानते हो क्या, बहुत से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोक्साइड हो गया, कोई कार्बन की एसिड लेना, कार्बन की कोई भी एसिड वीक होता है, जैसे एसिटिक अम्ल ले लो आप, बहुत से अम्ल हो जाएंगे। कार्बन का कोई अम्ल ले लो, एग्जाम्पल डिफरेंशियल के साथ चिपका देना, हो जाएगा पर। कोई डाउट हो तो बोले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे फोटो, चाहे आप क्लिक लिख लें, ठीक है। ये तो देखा आपने इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक। इसके बाद इसमें कुछ और बेसिक टर्म्स है, अभी आपने देखा इसके पहले, है ना। अब और शानदार शानदार बेसिक टर्म्स हैं और छोटे छोटे हैं, ये भी आपको जानने चाहिए। जैसे एक शब्द बेटा यहाँ पे अक्सर इस चैप्टर में मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण क्या है। यहाँ तो हम जो बता रहे हैं आपको, इस चैप्टर के पर्पज से बता रहे हैं, इस चैप्टर में कैसे इसे यूज करना है। अगर आप रियल में इसके बारे में बहुत कुछ सब कुछ जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप सर्च कर सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय एसेंस, वहां पे आप पा जाएंगे। पूरा विस्तार से डिस्कस किया गया है 6 लेक्चर में। यहाँ पे हम केवल इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो अभी लीजिएगा क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और जाहिर सी बात है, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, त्यागता है, तो इसके चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस, है ना। माइनस गया तो क्या बचेगा, प्लस। यानी कि इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, धनावेशों की संख्या बढ़ती है, धनावेशों की संख्या बढ़ती है। दूसरा शब्द, इसमें ऋण आवेशों की संख्या घटेगी, ऋण आवेशों की संख्या घटती है। ये दो बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक। देखिए अब आइए इसको देखते हैं। किस दिया गया, कहीं पे आपको Na दिया गया है, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया, तो आप बोलेंगे इस पर एक प्लस आ गया। एक इलेक्ट्रॉन त्याग तो एक प्लस, तो आप बोलेंगे यहाँ पर Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए एक प्लस, इससे प्लस नहीं था, प्लस आ गया यहाँ पे। ऐसे ही कहीं पे दिया गया, मान लीजिए Fe पे 2 प्लस पहले से है, और अब अगर इस पे 3 प्लस हो गया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। तो अब लूज किसने किया, इन्होंने ना, Fe2 प्लस ने। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर Fe2 प्लस का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। Fe2 प्लस का ऑक्सीकरण हो रहा है। इट मींस यहाँ पर पहले 2 प्लस था, अब 3 प्लस हो गया। क्या धन आवेशों की संख्या बढ़ती है, 2 प्लस था 3 प्लस, यानी कि यहाँ पर Fe2 प्लस का हुआ ऑक्सीकरण। ऐसे यहाँ पर दिया होता है Cl पे माइनस होता, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, तो अब एक लूज करते प्लस आया होगा, माइनस पहले से, चार्ज खत्म हो गया। देखिए माइनस घट गया, ऋणावेश घट गया, इसका मतलब अब लूज किसने किया, Cl माइनस ने। तो बोलेंगे Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसी का ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ही बेटा कहलाती है ऑक्सीकरण। बहुत आसान है कि नहीं। अब इसमें एक चीज अगर आपको याद रहा हो, तो हम लोगों ने किसी परमाणु पर या किसी पदार्थ पे जो आवेश होता है, हम लोगों ने आवेश को एक शब्द यूज किया था, ऑक्सीकरण संख्या, है ना। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था 11th का, ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपको याद ना हो तो आप समझिए ऑक्सीकरण संख्या। मैंने फिर कहा कि अगर आप कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप शानदार तरीके से लेक्चर को देखना चाहते हो, तो आप सर्च कर सकते हो और रिडॉक्स रिएक्शन बाय एसेंसिंग, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बाय एसेंसिंग, वहां पे चैप्टर और टॉपिक आपको बहुत शानदार वे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इस शब्द का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ पर, किसी परमाणु पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उस आवेश को ही बोलेंगे आप उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर अगर Na पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर +1 हो चुका है,
मतलब Na, यहाँ पर Na प्लस में Na की ऑक्सीजन संख्या है +1। ऑक्सीजन संख्या को चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ। इसका मतलब यहाँ पे इनकी ऑक्सीजन संख्या +1 है, 0 से +1 हो गई, तो ऑक्सीजन संख्या +1 पे, ठीक है। यहाँ +2 है, कहीं पे 2 आवेश है, 2 प्लस आवेश है, तो 2 प्लस तो +2 बोलेंगे। मतलब Fe2 प्लस में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या क्या है, +2 है, +2 से +3 हो गई। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो भी कहते हैं कि इसका ऑक्सीजन हो रहा है। ये भी याद रखना, इसमें ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है, ठीक। ये भी कहीं लिखा मिले अगर आपको तो भी समझ जाना है कि क्या लिखा रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऐसा भी लिखा होगा तो समझ जाना कि वो सही लिखा हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, -1 है, Cl की क्या है, -1 ऑक्सीडेशन, S0 हो गई, तो -1 0 बढ़ गई, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया बेटा ऑक्सीकरण। ऐसे एक शब्द होता है अपचयन, नाम सुना होगा आपने, अपचयन। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिडक्शन, ठीक है, अपचयन। क्या सोचिए क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिएगा आप, जो यहाँ की जरूरत हमारे लिए है, इसे आप बोलेंगे अपचयन। और जाहिर सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आवेश आएगा, मतलब यहाँ पे उल्टा उसका होगा, ऋण आवेशों की संख्या बढ़ती है, ऋण आवेशों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। जब भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना, तो कोई माइनस को ग्रहण करेगा तो माइनस बढ़ेगा, और क्या, माइनस बढ़ेगा। हाँ, इसका उल्टा धन आवेशों की संख्या घटेगी, तब धन आवेशों की संख्या घटती है, संख्या घटती है। बोलिए कैसा लगा, साथ लिखते चले, मजा आएगा पढ़ने में, चैप्टर हम झूमोगे आज। हाँ, अब तो ऑक्सीजन संख्या क्या होगा, यहाँ बढ़ी थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बढ़ेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर ऋण ऑक्सीजन संख्या घटती है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, घटती है। वैल्यू के साथ ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, खैर थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगी, बता देते हैं। तो इस कहानी के साथ सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे दिया गया, सपोज आपको Cl है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेंगे तो हो जाएंगे Cl पर माइनस, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर लिखे माइनस आ गया, माइनस बढ़ रहा, रेडावेज बढ़ रहा, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो आप बेटा बोलोगे Cl का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, Cl का अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए और पे गया, जैसे दिया गया, मान लीजिए आपको Fe3+ दिया गया है, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, तो एक माइनस आ गया तो 2 प्लस बचेंगे, तो आप बोलेंगे Fe3+ का अपचयन हुआ है, Fe3+ का अपचयन हुआ है। बोलिए कितना आसान लगा आपको, ये माइनस बढ़ा है और प्लस घटा है। अब ऑक्सीकरण संख्या के शब्द में देखेंगे, यहाँ पर इस पर कोई आवेश नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है किसी परमाणु पर या किसी पदार्थ पर आवेश, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो बोलेंगे इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, और आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद Cl पे -1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे Cl माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, 0 से -1 मतलब घटी है, ऑक्सीजन संख्या घटती है, लिखे थे आप, फिर आज हमें जगह कम सी थी, ठीक। उसका उल्टा होगा, यहाँ बढ़ती जा घटती है, 3+ था, ग्रहण किया, 2+ हो गया, देखिए 3 से 2 घट गया, समझ गया ना, ये है अपचयन, ऐसा होगा। ये देखा आपने, ऑक्सीकरण और अपचयन, समझ गए। हाँ, अब एक चीज और देखते हैं, बच्चा इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज और देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। रिडॉक्स, क्योंकि सेल के अंदर जो क्रियाएं होंगी वो अभिक्रियाएं रिडॉक्स ही होंगी, रिडॉक्स अभिक्रिया, इसी को हिंदी में एक और नाम देते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया,
वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं उन्हें बोलते हैं आप रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, जैसे दिया गया हो, अगर आपको जिंक, थोड़ा सा लिखते हैं, जिंक दिया गया हो, यहाँ दिया गया है कॉपर पे 2+ लिखा गया हो, एंड आफ्टर रिएक्शन जिंक पे 2+ हो जाता हो और कॉपर हो जाता हो ऐसे। अब डिफरेंस देखिए बेटा, यहाँ पे एरो के पहले और एरो के बाद, यहाँ पे जिंक Zn है, यहाँ से Zn 2+ हो जा रहा है ना, यहाँ से कॉपर 2+ है और यहाँ से कॉपर न्यूट्रल हो जा रहा है। डिफरेंस पहचानिए पहले बेटा आप। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें कोई आवेश नहीं है। हमने बोला ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है किसी परमाणु पर जो आवेश होता है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। 0 से +2 हो गया, +2 का मतलब प्लस बढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। मैंने यहाँ पर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण, मतलब Zn साहब का हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक, कॉपर 2+ से बन गया कॉपर, +2 से 0 हो गया, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो माइनस प्लस उदासीन हो गया, मतलब इनका हुआ है रिडक्शन, मतलब अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण और उसी में कॉपर का हो रहा है अपचयन, तो इसी रिएक्शन को आप बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए जिंक 0 से +2 मतलब ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागे, 0 है ना यहाँ पे, यहाँ +2 हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ +2 से हो गए न्यूट्रल, ये हो गया इनका अपचयन। कोई डाउट है? तो ऐसे पहचानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, पहचान लो क्या? हाँ, तो ये रहा ऑक्सीकरण और अपचयन। रिडॉक्स रिएक्शन के और एग्जांपल देखना तो आगे देख लीजिए, फिर हमने एक सिंगल रिएक्शन आपको दिखाई यहाँ पर। ठीक, हाँ। अब इसमें एक शब्द और, रिडॉक्स के बाद थोड़ा सा एक शब्द इसी से नोट सीख लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, सुविधा देते हैं, ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक, यानी कि इसे ही आप बोलते हैं ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इनका ऑक्सीकरण हुआ है, इनका अपचयन हुआ है, देख ही रहे हो आप, कन्फ्यूजन काफी होता है। प्रोसेस बेटा दो ही है, एक प्रोसेस है इसमें ऑक्सीकरण है, जानते ही हो आप, और एक प्रोसेस है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते ही हो, और एक होता है अपचयन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोसेस हो गई, और नाम मैच करता, जल्दबाजी में आप क्या करते हो, आप बच्चे करते क्या हैं, सोचते हैं कि इसी को बोल देते हैं ऑक्सीकारक, जो गलत है, और आप जल्दबाजी में इसको बोल देते हैं अपचायक। ठीक है, यही गलती होती है। तो अब से याद रखना कि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे बोलेंगे आप अपचायक, और जिसका अपचयन होगा उसे बोलेंगे आप ऑक्सीकारक। नाम से जस्ट रिवर्स है की गुण, यानी जिसका होगा ऑक्सीकरण उसे बोलेंगे आप अपचायक, और जिसका होगा अपचयन उसे बोलेंगे आप ऑक्सीकारक। वजह क्या है, अगर बेटा इनका ऑक्सीकरण हुआ है, देखिए Zn से Zn 2+, अगर इनका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसने गेन किया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन न करता तो ये लूज कर पाते क्या? बोलो नहीं ना। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे क्लास में पूछ रहे थे कि सर अपना इलेक्ट्रॉन हवा फेंक दो, तब बिल्कुल नहीं, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं उछालता ऐसे जा ऐसे, ऐसा नहीं होता। कोई लेने वाला होना चाहिए तभी दे सकता है कोई, अगर कोई देना चाहता है तो लेने वाला भी बगल में होना चाहिए। तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है तभी दे पाए हैं जब इसने लिया है, तो अगर इनका ऑक्सीकरण हुआ है तो इसकी वजह से, तो यह जो है इनके ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है, मतलब यह ऑक्सीकरण करा रहे हैं इनका, तो ये ऑक्सीकरण कराते ये हो गए, इन्हें आप बोलेंगे, इनका अपचयन हुआ है, देखिए ये हो गए ऑक्सीकारक, ये हो गए इसमें कौन, ये हो गए यहाँ पे ऑक्सीकारक, क्योंकि यह इनके ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है, और इनका अपचयन हुआ है इनकी वजह से, इन्होंने इसको अपचयित किया इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये हो गए अपचायक।
अब चाय देख लीजिए, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक कहलाएगा, और जिनका देखिए जिनका अपचयन हुआ है, देखिए अपचयन हुआ है वो होंगे ऑक्सीकारक। समझ गए, ऐसे पहचानते हैं। ये है इसकी स्टोरी। यह बेसिक शब्दावलियां रही इस चैप्टर की। इतना आप देखे रहिएगा, जब इसका सेकंड लेक्चर आएगा शानदार तरीके से फिर चैप्टर की शुरुआत होगी। लेकिन ये सभी आपकी परीक्षा में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, इसलिए यहाँ तक यह फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं शानदार वे में, इसको आप एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, जम के पढ़ते रहे आप। ऑल द बेस्ट।